मध्य प्रदेश में 2023 का चुनावी रण तैयार है। दलों के सियासी योद्धा भी मैदान में हैं। इंतजार है तो बस चुनाव रणभेरी का, जिसके बाद घमासान तय है। मध्य प्रदेश की सियासत दूर से दिखने में जितनी सरल और सपाट नजर आती है, उतनी ही उलझन भरी है। हमने आपको अपनी इस खास सीरीज में अब तक चंबल, महाकौशल का इतिहास और सियासी गणित के बारे में बताया, लेकिन आज हम आपको विंध्य के महाराजाओं के वीर किस्से और आज की सियासत के बारे में बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विंध्य का सियासी गणित। मध्य प्रदेश के इतिहास को आप जितना जानेंगे, उतनी ही गहराई में आप राजा, महाराजाओं और राजघरानों के बारे में जानते चले जाएंगे। विंध्य का जब भी जिक्र होता है, तब तब रीवा की सियासत और बघेलों के लंबे समय तक राज के दौर का पता चलता है। तो आगे आपको दिखाते हैं विंध्य का सुनहरा इतिहास। विंध्य की सियासत और यहाँ के इतिहास को समझना है तो सबसे पहले आपको एक बाघ की कहानी सुनाते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सियासत से बाघ का आखिर क्या कनेक्शन है, तो आपको ये याद रखना होगा कि एमपी एक टाइगर स्टेट है और यहाँ बाघ पर खूब सियासत होती रही है। अब आप ये भी जान लीजिए कि जिस बाघ के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, वो कोई आम बाघ नहीं है, बल्कि एक सफेद बाघ है, जिसने दुनिया में विंध्य को एक अलग पहचान दी और उसके वंशज आज कई देशों में हैं। अगर आज सफेद बाघ कहीं भी हैं, तो वो मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र के ही एक हिस्से रहे हैं। तो ये भी है विंध्य के रीवा की एक खास पहचान। लेकिन विंध्य पर्वत की गोद में फैले इस इलाके की एक और भी खासियत है और पहचान भी, जो मध्य प्रदेश के मध्य भाग में बसे रीवा शहर से जुड़ी है, जो बादशाह अकबर के नवरत्न बीरबल की जन्मस्थली भी रहा है। रीवा शहर बघेल वंश के शासकों की राजधानी के साथ साथ विंध्य प्रदेश की भी राजधानी रहा। आज भी रीवा का वर्चस्व मध्य प्रदेश की राजनीति में बराबर का है। 1617 ईस्वी रीवा बना राजधानी। इतिहास के मुताबिक 1617 ईस्वी में महाराजा विक्रमादित्य सिंह ने रीवा को राजधानी बनाया। वर्तमान में रीवा का राजमहल विश्व विख्यात है। देश विदेश के पर्यटक आज भी बड़े शौक से इस किले को देखने के लिए आते हैं। जब रीवा को राजधानी बनाया गया, तब महल अधूरा था। राजा विक्रमादित्य सिंह ने उसे पूरा करने का विचार किया। विक्रमादित्य के बाद भाव सिंह रीवा के महाराज बने। इन्होंने विशाल महल के अंदर महामृत्युंजय मंदिर बनवाया। रीवा के महाराजों में विश्वनाथ सिंह, रघुराज सिंह, गुलाब सिंह, मार्तंड सिंह और पुष्पराज सिंह का नाम रहा। पुष्पराज सिंह वर्तमान में रीवा के महाराज हैं। पुष्पराज सिंह से पहले उनके पिता महाराज मार्तंड सिंह ने रीवा के लिए बहुत काम किए। मार्तंड सिंह 3 बार सांसद भी रह चुके हैं। मार्तंड सिंह ही वो शख्स हैं जिन्होंने पहली बार सफेद बाघ की खोज की। मार्तंड सिंह ने जंगलों की सुरक्षा को लेकर काफी काम किया। इनके बाद पुष्पराज सिंह को रीवा की राजगद्दी सौंपी गई। रीवा विश्व में सफेद बाघों की धरती के रूप में जाना जाता है। रीवा शहर का नाम रेवा नदी के नाम पर पड़ा। पुरातन काल से ही ये एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग रहा, जो कौशाम्बी, प्रयाग, बनारस, पाटलिपुत्र को पश्चिमी और दक्षिण भारत से जोड़ता रहा। रीवा सफेद शेरों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। इसे तानसेन की धरती भी कहा जाता है। यहीं के राजा रामचंद के दरबार में तानसेन थे। 1956 के पहले ये विंध्य प्रदेश की राजधानी था। रीवा रियासत की स्थापना लगभग 1400 ईस्वी में बघेल राजपूतों द्वारा की गई। अकबर के बांधवगढ़ को ध्वस्त किए जाने के बाद रीवा खास बन गया। 1597 ईस्वी में इसे रीवा रियासत की राजधानी के रूप में चुना गया। रीवा के बघेल साम्राज्य किले का इतिहास 400 साल पुराना है। विंध्य एक बहुत बड़ी रियासत थी। जब सेंट्रल इंडिया का 1948 में जब वो सेंट्रल इंडिया के तौर पे ये उभर कर आया था, तो एक उत्तर प्रदेश का भाग और दूसरा मध्य प्रदेश का, दोनों मिला के कंबाइंड दक्षिणी भाग मिला के एक मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। ये रियासत के तौर पे उभर कर सामने आई थी। और पहले जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे, वो हमारे जिनके नाम से यूनिवर्सिटी है, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय जो बना हुआ है, उन्हीं के नाम से बना हुआ। और विंध्य की धरती ने धरा ने बहुत अच्छे अच्छे राजनीतिज्ञ, गणितज्ञ और बहुत सारे साहित्यकार
भी दिए हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो वहां की पृष्ठभूमि एक अलग ही परिदृश्य के रूप से देश में रही हैं। महाराजा व्याघ्रदेव से लेकर 35 राजाओं का शासन रहा। मध्य प्रदेश के विंध्य की ये वो विरासत है जो कई सौ सालों से चली आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट। किसी भी क्षेत्र का इतिहास अगर रोचक होता है तो उस क्षेत्र का सियासी समीकरण और भी ज्यादा रोचक होता है, लेकिन उन सियासत को रोचक बनाते हैं कुछ ऐसे चेहरे जो राजनीति को एक नया आकार देते हैं। इसके अलावा ये चेहरे क्षेत्र के इतिहास में सियासत का नया इतिहास जोड़ देते हैं। तो आइए इस रिपोर्ट में उन बड़े चेहरों के बारे में जानेंगे जिन्होंने विंध्य की सियासत में नया इतिहास गढ़ा। सियासत चंबल की हो, महाकौशल की हो या फिर विंध्य की, हर क्षेत्र का अपना एक समीकरण होता है, अपना एक इतिहास होता है और इन सब के पीछे कुछ ऐसे चेहरे जुड़े होते हैं जो सियासत के मायनों को बदल देते हैं, जो इसे और भी ज्यादा आकर्षण का केंद्र बना देते हैं। इसके साथ ही उस क्षेत्र को और भी खास बना देते हैं। क्योंकि अब तक आपने विंध्य के इतिहास को जाना है तो अब जानेंगे विंध्य के उन चर्चित चेहरों के बारे में जिन्होंने संभाग की राजनीति को नया आयाम दिया। सबसे पहले बात करेंगे जिन्हें कांग्रेस का चाणक्य कहा जाता था, यानी कि बात करेंगे अर्जुन सिंह की। अर्जुन सिंह 1980 के दशक में मध्य प्रदेश के 12वें मुख्यमंत्री थे। उन्होंने 3 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर सेवा दी। केंद्रीय मंत्री और पंजाब के राज्यपाल के रूप में भी उन्होंने सेवा दी। उनके मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान गैस रिसाव हादसा हुआ। यूनियन कार्बाइड कारखाने से घातक गैस का रिसाव हुआ था। 2004 से 2009 तक मानव संसाधन विकास मंत्री बने। मनमोहन सिंह मंत्रिमंडल में बने थे मंत्री। दाऊ के नाम से जाने जाते थे अर्जुन सिंह। उनके छोटे बेटे अजय सिंह चुरहट से ही विधायक हैं। हमारे श्री दाऊ साहब अर्जुन सिंह जी जो मध्य प्रदेश में एक बहुत ही अच्छे कुशल रणनीतिकार कहे गए हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश क्या देश में भी कांग्रेस सरकार की एक बैकबोन जाने जाते थे। जैसा कि मुझे मालूम है, मैं तो बहुत छोटा था उस समय उम्र में, लेकिन जो उनके अगर इतिहास को देखा जाए तो बहुत ही कुशल रणनीतिकार थे वो। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह वो शख्स हैं जो अपनी जिद के कारण एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बने, फिर राजीव गांधी के कहने पर इस्तीफा दे दिया। 5 बार केंद्र में कैबिनेट मंत्री बने, राज्यपाल भी बने। इसके अलावा अर्जुन सिंह वो शख्स हैं जिनके दौर में कुख्यात डकैतों ने सरेंडर कर दिया था। मलखान सिंह, फूलन देवी और घनश्याम सिंह जैसे डकैतों के समर्पण के लिए अर्जुन सिंह ने एक नीति बनाई थी। अर्जुन सिंह की राजनीतिक और प्रशासनिक कुशलता की वजह से उस दौर में चंबल के तमाम बड़े डकैतों ने उनके सामने सरेंडर किया था। कहा यह भी जाता है कि पान सिंह तोमर ने उन्हें खुली चेतावनी दी थी, जिसके बाद पान सिंह तोमर का एनकाउंटर किया गया। अर्जुन सिंह को मध्य प्रदेश की सियासत में दाऊ के नाम से जाना जाता था, लेकिन अगर सियासत में दाऊ का दबदबा था तो उसकी काट दादा में थी, क्योंकि विंध्य की सियासत का एक दादा भी था और अर्जुन सिंह के एक दिन के मुख्यमंत्री बनने के बाद पीछे हटने के पीछे का खेल दादा ने ही रचा था। दरअसल रीवा में ठाकुर और ब्राह्मण के बीच राजनीतिक लड़ाई रही है। जब 1985 के टिकट बांटे जा रहे थे तब अर्जुन सिंह ने फाइनल लिस्ट से दादा का नाम टिकट दावेदारों में से कटवा दिया था। उसके बाद दादा के समर्थन में नारे लगे, दादा कांग्रेस छोड़ दो, और उसके बाद दादा की दाऊ के लिए नफरत छलकी जब उन्होंने बोला कि कांग्रेस का मतलब सिर्फ अर्जुन थोड़े है। कहा जाता है अर्जुन सिंह को राज्यपाल बनाने के पीछे दादा का ही हाथ था। अब दादा की इतनी चर्चा हुई तो ये भी जान लेते हैं कि आखिर ये दादा हैं कौन। तो ये दादा थे श्रीनिवास तिवारी, जिन्हें विंध्य का सफेद शेर कहा जाता था। श्रीनिवास तिवारी व्हाइट टाइगर के नाम से मशहूर हैं। श्रीनिवास तिवारी 2 बार मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके तिवारी 1952 में सबसे कम उम्र में विधायक चुने जाने का रिकॉर्ड है। 1952 में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में हुए थे निर्वाचित। विंध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य हुए थे निर्वाचित। 1972 में समाजवादी पार्टी से एमपी विधानसभा के लिए हुए निर्वाचित। 1973 में इंदिरा गांधी के कहने पर कांग्रेस पार्टी में हुए शामिल। 1980 में अर्जुन सिंह मंत्रिमंडल में मंत्री पद से नवासे गए। 1985 में उनकी टिकट काटी। 2008 में विधानसभा चुनाव में हार गए। श्री निवास तिवारी जी जो विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, जिन्होंने बाखूबी ये बताया कि विधानसभा अध्यक्ष का ताकत, उनका परिसीमन क्या होता है, उनके हाथ में कौन कौन सी शक्तियां हैं। उन्होंने एक विंध्य को प्रदेश में नाम रोशन किया और विंध्य को एक अलग ही राजनीति के परिदृश्य में लेकर गए। जब भी रहे वो तो उनको हमारे उस समय तत्कालीन जो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उन्होंने उनको विंध्य के व्हाइट टाइगर की उपाधि दी थी। तो उन व्हाइट टाइगर के नाम से श्रीनिवास तिवारी
जी को जाना जाता था। ये वो व्यक्तित्व हैं जो लोकनायक बनकर उभरे तो राजनीति उनके रंगों में थी। वो जितने चुनाव जीते उतने ही हारे भी, लेकिन उन्होंने हमेशा खुद को हार जीत के ऊपर बनाए रखा। कविवर सुमन कहते हैं, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पर जो मिले ये भी सही वो भी सही। 1985 में जब श्रीनिवास तिवारी ने अर्जुन सिंह का टिकट काटा तो उस दौरान दादा की जुबान से कविता निकली। अर्जुन सिर्फ एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बने, इस्तीफा दिया और राज्यपाल बनाए गए, लेकिन इन सब के पीछे श्रीनिवास तिवारी का हाथ माना जाता है। अब ऐसा है या नहीं ये तो खैर जानना मुश्किल है, लेकिन उस दौर में अर्जुन सिंह और श्रीनिवास के बीच जो विरोध शुरू हुआ उस दौरान भी दादा ने दाऊद से अपने संवाद को बरकरार रखा। तिवारी को यूं तो आमतौर पर समाजवादी नेता के तौर पर देखा जाता था, लेकिन 72 में वो कांग्रेस में आ गए। हालांकि उनके विचार न समाजवादी थे और न ही गांधीवादी। यहाँ तक कि अपना आदर्श भी उन्होंने न लोहिया को माना और न ही गांधी को, बल्कि वो जनता के सैलाब में आदर्श की खोज किया करते थे। हाँ, लेकिन उनके सोशलिस्ट होने के पीछे जगदीश जोशी का बड़ा हाथ रहा, तो कांग्रेस में उनके शामिल होने के पीछे इंदिरा गांधी पर भरोसा रहा। विंध्य प्रदेश की विधानसभा में जमींदारी उन्मूलन, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और विलीनीकर के खिलाफ उनके ऐतिहासिक भाषण हुए। विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने देश को बताया कि स्पीकर क्या होता है। उनका फॉर्मूला था मोटी चमड़ी खुली जुबान। स्पीकर रहते हुए उन्होंने सबसे ज्यादा संरक्षण विपक्ष के विधायकों को दिया। नारायण त्रिपाठी, अब बात कर लेते हैं मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी की। तुम मुझे 30 दो, मैं तुम्हें विंध्य दूंगा, ये नारा नारायण त्रिपाठी ने दिया, क्योंकि उन्होंने रीवा शहडोल संभाग के 30 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने का ऐलान किया। अब तक सपा, कांग्रेस और बीजेपी से 4 मर्तबा विधायक निर्वाचित हो चुके नारायण वो चेहरा हैं जो अक्सर विंध्य की मांग को लेकर चर्चाओं में रहते हैं, जिसके चलते जनता के बीच आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। टीम न्यूज स्टेट। विंध्य की पहचान रीवा की सियासत से लेकर यहां की राजनीति और दलों की सियासत तक खूब चर्चा में रहती है। दलों की मोर्चेबंदी में नेता सियासी पिच तैयार तो करते हैं, लेकिन कई बार जनता उनका खेल भी बिगाड़ देती है। तो क्या कहता है विंध्य का चुनावी इतिहास, कौन किस पर रहा है हावी, इस रिपोर्ट में आप देखिए। मध्य प्रदेश में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस और बीजेपी दोनों राजनीति के केंद्र विंध्य में अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। अब विंध्य की सियासत को समझने के लिए विधानसभा चुनाव के आंकड़ों से समझते हैं कि विंध्य की राजनीति असल में कैसी है। विंध्य में 31 विधानसभा और 4 लोकसभा सीट है। मध्य प्रदेश बनने के बाद राजनीति का विंध्य केंद्र रहा। पिछले विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने यहां अच्छा प्रदर्शन किया। विंध्य को बीजेपी का मजबूत किला माना जाता है। 2018 में कांग्रेस को बहुमत के बाद भी यहां ज्यादा सीटें नहीं मिल पाई। कांग्रेस 2023 चुनाव में जीत के हर संभव प्रयास कर रही है। 2023 चुनाव कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। पिछले चुनावी नतीजों के मुताबिक विंध्य कांग्रेस के लिए मुफीद साबित नहीं हुआ, लेकिन जिस लिहाज से कांग्रेस की कोशिश है उससे लग रहा है कि कांग्रेस कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। तो चलिए अब आपको पिछले 4 चुनावी आंकड़ों के जरिए समझाते हैं कि विंध्य में फतेह हासिल करने के लिए कांग्रेस को एड़ी चोटी का जोर लगाने की क्यों जरूरत है। विंध्य में जातिगत समीकरण हावी रहते हैं। अंचल में ब्राह्मण, ठाकुर और पिछड़ा वर्ग का दबदबा रहा है। कभी कांग्रेस का मजबूत किला अब बीजेपी का अभेद्य किला बन चुका है। बीजेपी का विंध्य में अच्छा प्रदर्शन रहा है। साल 2003, 2008, 2013 और 2018 में बीजेपी को कांग्रेस से ज्यादा सीटें मिली। 2018 में कांग्रेस कई सालों बाद सत्ता में लौटी, लेकिन विंध्य में 6 सीटों से ही उसको संतोष करना पड़ा। विंध्य में बहुजन समाज पार्टी का भी दबदबा है। कई बार बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस का खेल बिगाड़ने का काम किया। पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी को भी कुछ सीटों पर जीत मिली। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 6 सीटें मिली थीं। क्षेत्र से चुनाव जीतकर कांग्रेस के 6 विधायक विधानसभा पहुंचे। हालांकि बाद में बिसाहुलाल सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। 2018 के चुनाव में बसपा 2 सीटों पर नंबर 2 की पोजीशन पर थी। वहीं एक सीटों पर समाजवादी पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर आए। यानी बीजेपी और कांग्रेस के अलावा दूसरे दलों को भी यहां की जनता वोट देती है।
अब ऐसा भी नहीं है कि यहाँ से हमेशा बीजेपी ही जीती है। ये कभी कांग्रेस का किला था जो अब बीजेपी की ताकत बन चुका है। अर्जुन सिंह जैसे मुख्यमंत्री और कद्दावर नेता के गृह क्षेत्र में अब उनकी विरासत उनके बेटे अजय सिंह संभालते हैं। सफेद शेर के नाम से मशहूर दिवंगत विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी भी इसी अंचल का प्रतिनिधित्व करते हैं। जाहिर है ऐसे नेतृत्व की कमी कांग्रेस को विंध्य में अब खलती है। जैसे जैसे समय बीतता गया, मध्य प्रदेश के राजनीतिक नक्शे में विंध्य में बीजेपी का वर्चस्व बढ़ता गया। विंध्य अंचल की 24 सीटों में से कांग्रेस 2008 में सिर्फ 2 और 2003 में 4 सीट ही जीत सकी थी। इस क्षेत्र में कांग्रेस का सबसे अच्छा प्रदर्शन 2013 में ही रहा, जब 12 सीटों पर उनके विधायक जीत कर आए। वैसे तो विंध्य वो क्षेत्र है जहां हमेशा से ब्राह्मण और ठाकुर नेताओं का दबदबा रहा है, लेकिन एक और बड़े समुदाय कुर्मी का प्रतिनिधित्व भी असरदार रहा है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता इंद्रजीत पटेल कुर्मियों का नेतृत्व करते रहे। अब बीजेपी के रामखिलावन पटेल न केवल विंध्य बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में कुर्मियों का नेतृत्व कर रहे हैं। ब्राह्मण और ठाकुरों का गढ़ माने जाने वाले विंध्य में अन्य जातियों के प्रतिनिधियों का भी राजनीति में खासा दखल है। बहुजन समाज पार्टी ने 2008 के चुनाव में अपना सबसे बेहतर प्रदर्शन यहां पर किया। इस तरह कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों के लिए विंध्य में न केवल ब्राह्मण ठाकुर वर्ग बल्कि अन्य जातियों के वोटरों को साधना भी एक बड़ी चुनौती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज स्टेट। तो अब तक आपने विंध्य के बारे में विस्तार से जाना, लेकिन अब आने वाले समय में चुनाव भी नजदीक हैं, यानी अगले 3 से 4 महीने मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है और विंध्य की 30 सीटें सियासी दलों के लिए काफी अहम हैं। ऐसे में अब ये भी जानने की कोशिश कर लेते हैं कि आखिर आने वाले चुनाव में किसको कितनी चुनौती और चुनावी तैयारियों में राजनीतिक पार्टियां आखिर क्या कर रही हैं। विंध्य का चुनावी दंगल। चुनावी तैयारियों में राज्य की प्रमुख पार्टियां, राजनीतिक दलों को अपनों से ही खतरा, पार्टी के लिए चुनौतियां अनेक। बीजेपी का एक विधायक पार्टी से कर रहा बगावत, एक अलग प्रदेश बनाने की कर रहे हैं मांग। मध्य प्रदेश में इन दिनों विधानसभा चुनाव 2023 का बिगुल बज चुका है। ऐसे में इस चुनावी दंगल की तैयारियों में राज्य की प्रमुख पार्टियां जुटी हुई हैं। हालांकि चुनाव के मद्देनजर राज्य में राजनीतिक दलों को अपनों से ही खतरा है, जो पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। विंध्य राज्य का 5वां सबसे बड़ा क्षेत्र है। राज्य की 30 विधानसभा सीटें और 4 लोकसभा सीटें इस क्षेत्र में आती हैं। बीजेपी और कांग्रेस अपनों को मनाने की तैयारी में है, क्योंकि चुनावी साल में उनके अपने ही बाधक बन सकते हैं। बात बीजेपी की करे तो बीजेपी के एक विधायक पार्टी से बगावत कर एक अलग प्रदेश बनाने की मांग कर रहे हैं। विंध्य की जनता को रिझाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। हालांकि विंध्य की आम जनता भी यही चाहती है कि उसका खोया हुआ प्रदेश उसे वापस मिले। इसलिए इस बार विंध्य क्षेत्र की सियासी राजनीति में काले बादल छाए हुए हैं, जो राजनीतिक पार्टियों का खेल बिगाड़ सकते हैं। मध्य प्रदेश गठन के बाद से की गई मांग, विंध्य को अलग प्रदेश बनाए जाने की मांग की गई। श्रीनिवास तिवारी भी अलग प्रदेश के थे पक्षधर। मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी अलग प्रदेश के पक्षधर। नारायण त्रिपाठी ने की है नई पार्टी की घोषणा। 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, लेकिन इसके गठन के साथ ही विंध्य को अलग प्रदेश बनाए जाने की मांग भी उठने लगी। विंध्य के तत्कालीन अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी भी अलग प्रदेश बनाए जाने के पक्षधर थे, लेकिन अब विंध्य को दोबारा अस्तित्व में लाने के प्रयास में विधानसभा चुनाव से एंड पहले सत्ताधारी पार्टी के एक विधायक ने पार्टी से बगावत कर एक नई पार्टी बना ली है। सोशलिस्टों के होने के कारण, कम्युनिस्टों के होने के कारण वहाँ समाजवादी प्रभाव बहुत रहा है ना, तो संघर्ष वहाँ हमेशा से होता रहा। यही कारण है कि श्रीनिवास तिवारी जो है ना, एक संघर्षशील नेता के रूप में लगातार अर्जुन सिंह जैसे नेता के साथ संघर्ष मतलब टक्कर लेते रहे। बगावत की बात करने वाले विधायक का नाम है नारायण त्रिपाठी और सतना जिले के मैहर विधानसभा से बीजेपी विधायक हैं। अलग विंध्य प्रदेश की मांग करने वाले नारायण त्रिपाठी ने नई पार्टी की घोषणा करते हुए कहा कि अब उनकी पार्टी विंध्य में अलग तरह से चुनाव लड़ेगी, जिससे जाहिर है न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस की भी परेशानी बढ़ेगी।
मैहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने इसके लिए पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर अलग विंध्य प्रदेश का राग छेड़ा है। अब नारायण त्रिपाठी का पत्र बताता है कि उन्हें पार्टी लाइन से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल कुछ समय पहले ही प्रदेश अध्यक्ष की अलग विंध्य की मांग उठाने के कारण उन्हें तलब किया जा चुका है। बावजूद इसके उन्होंने ये कदम उठाया। ऐसे में सवाल है कि नारायण त्रिपाठी विंध्य के बहाने प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सवाल ये भी विकास या सियासत के लिए छिड़ा पृथक वित्त करार। बता दें कि साल 2018 के बाद मध्य प्रदेश में बनी कांग्रेस सरकार के दौरान उन्होंने विधानसभा में बीजेपी के खिलाफ वोट भी किया था, जिसे लेकर काफी हंगामा मचा था। नारायण त्रिपाठी विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर विधानसभा में अशासकीय संकल्प भी ला चुके हैं। खैर, ये तो बात रही नारायण त्रिपाठी की। आखिर किस तरह से बीजेपी के लिए मुसीबत बने हुए हैं त्रिपाठी? इसके अलावा पार्टी की तैयारियों की बात की जाए तो निकाय चुनाव के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान के इस इलाके में आधे दर्जन से अधिक दौरे हो चुके हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत तमाम केंद्रीय मंत्री इस इलाके में आने जाने का दौरा लगा रहता है। टीम न्यूज स्टेट। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। खबरें लगातार जारी हैं।